बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है ये उसी स्टेट वाले वीक का सेकंड चैप्टर है, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि कॉलोनियलिज्म क्या है। हमने कल ये देखा था कि स्टेट क्या है। आज हम ये देखेंगे कॉलोनियलिज्म क्या है और उसने मॉडर्न स्टेट को कैसे इम्पेक्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म बेसिकली एक टर्म है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इस्तेमाल की जाती है। जब एक कंट्री अपनी टेरिटरी से बाहर किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, किसी दूसरी स्टेट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस तरह से एग्जर्ट करे कि उसकी टेरिटरी पर डायरेक्टली कब्जा कर ले, उसकी टेरिटरी टोटल या पार्शल, यानी कि उसके कुछ पार्ट पर या पूरी टेरिटरी पे कब्जा कर ले। फिर वहाँ पे कब्जा करना ऐसे नहीं जैसे अमेरिका ने इराक़ पे किया या अमेरिका ने इस पे अफ़गानिस्तान पे किया कि वहाँ पर उन्हीं लोगों से हुकूमत करवाई, बल्कि वहाँ पर अपना कंट्रोल भी इस्टेब्लिश कर दे, अपनी हुकूमत भी लॉन्च कर दे, सेम जैसे कि ब्रिटिश ने इंडिया में की थी। तो उसको कहा जाता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म जो है ये यूरोपियन पावर्स ने किया था इन 17th सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी एंड इवन इन द 19th सेंचुरी। और फिर 20th सेंचुरी में ये कॉलोनाइजेशन जो है ये ख़त्म होना शुरू हुई, तो उसको कहा जाता है डी कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन जब ये टेरिटरीज़ अपने इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट करती हैं बियॉन्ड द स्टेट, और डी कॉलोनाइजेशन जब कॉलोनीज़ को ख़त्म किया जाता है। हिस्ट्री के अंदर बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, नैदरलैंड्स, पुर्तगाल, इटली वगैरह इनको बड़ी कॉलोनियल पावर्स के तौर पे याद किया जाता है, और जिनके ऊपर कब्ज़ा किया गया उनका कॉलोनीज़ कहा जाता है। अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश ने अपना कॉलोनियल रूल एक्सटेंड किया था। मतलब सब कॉन्टिनेंट को बरतानिया ने अपनी कॉलोनी बनाया था, और ये डायरेक्ट ब्रिटिश रूल नहीं था। पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बरतानिया की ही एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने यहाँ पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। फिर 1858 में ये कंट्रोल जो है ये ब्रिटिश मोनार्क की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब बरतानिया ने खुद इसको ऑफिशियली टेक कर लिया। यहाँ पर वाइसराय और बाद में उसको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। इस नाम से यहाँ पर अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। वो यहाँ की टोटल एग्जेक्टिव के कमांडर हुआ करते थे। इवन लेजिस्लेचर भी उन्हीं के कंट्रोल में चलती थी, सेम लाइक द मॉडर्न डे प्रेसिडेंट। हम ये देखते हैं कि कॉलोनियल इम्पैक्ट्स क्या हुए थे। हमने स्टेट को पढ़ लिया, हमने कॉलोनियलिज्म को देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने स्टेट को कैसे इम्पैक्ट किया था। तो ये इम्पैक्ट्स बेसिकली दो तरह के हैं। एक वो इमीडिएट इम्पैक्ट्स थे और दूसरा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। इमीडिएट इम्पैक्ट्स तो तकरीबन पॉजिटिव ही नज़र आते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इदारे क्रिएट कर दिए, गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर कर दिया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं वो मोस्टली नेगेटिव ही नज़र आए हैं कि रिच पुअर गैप डेवलप हो गया, फेमीन आए और एक्सप्लॉयटेशन हुई वगैरह वगैरह। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स। इन कॉलोनियल पावर्स का जो सबसे बड़ा मोटिव था वो थी चीप लेबर और चीप रॉ मटेरियल, ताकि इन चीज़ों से ये अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकें। इनकी लागत कम हो जाएगी, इनके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। एक्सपेंसेस कम होने का फ़ायदा अल्टीमेटली इनकी इंडस्ट्री को होगा, और इंडस्ट्री ज़्यादा टैक्स पे करेगी। ऑब्वियसली लोग खुशहाल होंगे, तो स्टेट का भी फ़ायदा है, लोगों का भी फ़ायदा है। तो इसलिए इन लोगों ने ये कॉलोनीज़ बनाई। उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि इनकी इंडस्ट्री तो बूस्ट कर गई, और जो ट्रेड थी, ट्रेड के अंदर एक टाइम था जैसे जब जब सब कॉन्टिनेंट जैसे कंट्रीज डोमिनेट कर रहे थे, तो अब इनकी डोमिनेशन ख़त्म होके ये जो ट्रेड थी, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर
यूरोपियन रूल इस्टेब्लिश हो गया। तो वो इलाके ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गए और जिनके ऊपर उन लोगों ने हुकूमत की, ये इलाके तरक्की के मामले में बहुत पीछे रहे। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ, मतलब डीकोलोनाइजेशन हुई, तो जाते जाते ये लोग इन एरियाज़ के अंदर, उन कॉलोनीज़ के अंदर अपनी टाइप की मॉडर्न स्टेट्स इस्टेब्लिश कर गए। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बादशाहतों से निकाल कर इन लोगों को नया सिस्टम दे दिया, लेकिन इस सिस्टम के इम्पेक्ट जो है वो कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहे कि वो लोग डिक्टेटरशिप्स के आदी थे। डेमोक्रेटिक मॉडर्न स्ट्रक्चर के अंदर उन लोगों को तो पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। यहाँ पर फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो इन लोगों को फिर भी ये राइट्स दिए गए, लेकिन ज़्यादातर दुनिया के अंदर जो लोकल्स थे उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया। उसका इम्पैक्ट ये निकला कि इनके जाने के बाद जब मॉडर्न स्टेट्स बना के उनको छोड़ दिया गया, तो वहाँ के लोग उस सिस्टम को चलाने के लिए इनकम्पिटेंट थे। तो हमें आज भी वो कंट्रीज़ स्टेबल नहीं नज़र आते। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस वक्त की जो एग्जिस्टिंग नेशनैलिटीज़ थी जो कि ख़ुद को अपनी रेस की बेस पे डिफ़ाइन करती थी, उनको रीडिफ़ाइन कर दिया। बाउंड्रीज़ इस तरह से खींची कि उनको दरमियान से डिवाइड कर दिया गया ताकि वो कम्युनिटीज़ जो इनके पास आएँ वो एज अ बफर स्टेट काम करें। सपोज़ पश्तूनों को कुछ जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आ गए, कुछ अफ़गानिस्तान में आ गए, तो उसका फ़ायदा इनको ये हुआ कि अब अफ़गानिस्तान से सब कॉन्टिनेंट पे अटैक्स नहीं होंगे कि यहाँ पर भी पश्तून है, वो भी पश्तून है, पश्तून पश्तून से नहीं लड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बाउंड्रीज़ को रीडिफ़ाइन किया। तो इनके जाने के बाद से ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स स्टार्ट हुए। ये ज़्यादातर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स उन्हीं एरियाज़ में है जहाँ पर इन कॉलोनियल पावर्स ने रूल किया था। कम्युनल डिविजन्स, डिवाइड एंड रूल, ये इनकी पॉलिसी थी। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को सोसाइटीज़ में इनको अप्लाई किया गया। ब्रिटिश अगर सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करें तो उनकी तादाद, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है अगर उसको कंपेयर करें सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन के साथ। तो इतनी बड़ी टेरिटरी को मैनेज करना पॉसिबल नहीं था। सलूशन ये था कि इनको आपस में लड़ाया जाए ताकि ये ब्रिटिश के साथ ना लड़ें। तो यहाँ पर जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे उनको हाईलाइट किया गया। उनको ये बताया गया कि आप लोग डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उनको ये बताया गया कि आप लोग डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। सेक्टेरियनिज़म नहीं थी यहाँ पर। सेक्टेरियनिज़म भी ब्रिटिश ने ही यहाँ पर, मतलब उन्हीं के ज़रिए निगरानी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो हर पॉसिबल वे में जो भी कोई जो है एक डिफरेंस की बेस पर इख्तलाफात क्रिएट किए जा सकते थे, वो सारे इसी कॉलोनियल पावर्स के दौरे हुकूमत में इंट्रोड्यूस करवाए गए ताकि ये लोग आपस में लड़ें और हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने का या सोचने का इनके पास टाइम ही ना हो। फेमिन, क्योंकि पर्पज़ ये था कि यहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, तो यहाँ के तो रिसोर्स एक्सप्लॉइट हुए, लेकिन यहाँ के लोगों की इनको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी। 1940s के अंदर जब बंगाल के अंदर फेमिन आया, तो तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दे ईट लाइक रैट्स, लेट देम डाई, कि ये तो लगता है कि सिर्फ खाने के लिए आए हैं, चूहों की तरह खाते हैं, इनको मरने दो। तो ये उनका यहाँ के लोगों के साथ अटैचमेंट का लेवल था कि ये लोग इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे कि उनको यहाँ के सिर्फ मटेरियल से गर्ज थी, यहाँ के लोगों से कोई गर्ज नहीं थी। उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ये निकला कि ये खित्ते कि जो कि एग्रीकल्चर के लिहाज से बड़े बड़े रिच थे, यहाँ पर भी फेमीन्स देखे गए। और यही 1943 का जो बंगाल का फेमीन है, इसके अंदर 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई, 30 लाख लोगों की। रिच पुअर गैप, एक तो ये कि ये लोग, इनके कंट्रीज़ खुद अमीर हो गए, वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, अमीर हो गया, और जो हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़, सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सारे गरीब हो गए। तो ये तो थी कंट्रीज़ के दरमियान।
रिच पुअर गैप, एक और गैप क्रिएट किया गया दैट वाज विद इन दोज स्टेट्स। अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो कुछ लोगों को रिसोर्सेज दे दिए गए, उनको जागीरें दे दी गई, और उन जागीरों के साथ ये लोग अमीर हो गए। जब ये अमीर हुए तो इनका लाइफस्टाइल जो था वो सेम ब्रिटिशर्स जैसा हो गया। तो यूँ ब्रिटिशर्स को लोकल कम्युनिटी के अंदर अपने जैसे आइडियाज़ रखने वाले, सोच रखने वाले लोग मिल गए, जिन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश रूल को स्ट्रेंथन किया। लेकिन ये सारा जो है यहीं के लोगों की कास्ट के ऊपर था। अगर एक तरफ कुछ लोगों को अमीर किया गया तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को गरीब भी कर दिया गया। तो यूँ रिच पुअर गैप जो है विद इन द स्टेट्स बना और बिटवीन द स्टेट्स भी बना। कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डोमिनेंस, अपना कल्चर एग्जर्ट किया गया ताकि उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सेल किया जा सके। यूँ उनका कल्चर जो है ये तो डोमिनेट हो गया दुनिया के अंदर, लेकिन वो जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो श्रिंक होने लग गई। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, सड़कें बनाई गई, रेलवे नेटवर्क्स दिए गए। था तो ये ट्रेड को बेनिफिट देने के लिए, लेकिन इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी लोकल तबका भी था। और न्यू इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, हेल्थ के और एजुकेशन के इदारे कायम किए गए, जुडिशरी बनाई गई। तो इस तरह के जो पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी डेवलप किए गए। वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट किया गया। लोकल लाइक जैसे यहाँ पर जो एजुकेशन थी वो लोकल लैंग्वेजेस के अंदर होती थी और मदारिस के थ्रू होती थी। अब इसको चेंज कर दिया गया, स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो दे दी गई और इंग्लिश लैंग्वेज को एग्जर्ट कर दिया गया। स्लेवरी, स्लेव ट्रेड जो है कॉलोनीज से, यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में तो खैर ये नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है। अलबत्ता अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में, नॉर्थ इवन नॉर्थ अमेरिका भी, तो वहाँ से लोगों को स्लेव्स बनाकर यूरोप में शिफ्ट किया गया ताकि इनको सस्ती लेबर मिल सके। तो यूँ बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी फैमिली से बिछड़ गए या उनको मार दिया गया, और वहाँ का जो लोकल कल्चर था उसको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट्स, इन लोगों के वहाँ जाने के साथ, क्योंकि अब डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिक्स हो रहे हैं तो एक दूसरे के साथ डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हुई। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ये लोग अपने साथ साथ ट्रीटमेंट भी लेके गए। तो ये वो कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हैं। कहने को यहाँ बहुत कुछ कहा जा सकता है, लिखने को यहाँ पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन आपके कोर्स के हवाले से इतना काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।